सरस्वती की जो बात होती है, भारतीय धार्मिक व्यवस्था में सरस्वती क्या है मुझे आज तक नहीं पता। बस मैंने उनका फ़ोटो देखा हुआ है, उनकी रचना कैसी है और उनके बस नमस्कार, मैं हूं अक्षय और आज लखनऊ विश्वविद्यालय में मौजूद हूं और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेव राइट्स पर। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि यूनिट से स्टूडेंट यूनियन से भी जुड़े हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। मैं आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। तो सबसे पहले आपका क्या नाम है? मेरा नाम मानव रावत है। अच्छा, आपका यहाँ से क्या चल रहा है यूनिवर्सिटी से? मैं एमए साइकोलॉजी का छात्र रहा हूँ और अब मैं पीएचडी के लिए अप्लाई करने वाला हूँ। ठीक। अच्छा मानव जी, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो आपके घर के लोगों ने सहयोग किया, आपको यूनिवर्सिटी भेजा। कहाँ से हैं आप, ये बता दीजिए। मैं आजमगढ़ ज़िले से हूँ और घर के लोगों का सहयोग तो पूरा ही रहा है पढ़ाई के लिए और सब चीज़ों के लिए। मैं दूसरी पीढ़ी का हूँ जो पढ़ाई कर रहे हैं, तो काफ़ी सहयोग भी रहा और काफ़ी मेहनत की यहाँ तक आने के लिए। आप आजमगढ़ से चलकर लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए, घर के लोगों ने आपको भेजा, सहयोग किया। घर का पूरा योगदान है और हर माता पिता ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा तरक्की करे, आगे जाए। लेकिन यूनिवर्सिटियों में जब हम आते हैं तो एक नए चिंतन का विकास होता है, सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि यूनिवर्सिटी में अगर पहुँचे हैं कि सोचिए, क्योंकि इसके पूर्व में जो व्यवस्था थी बाबा साहब के दौर की हो, ज्योतिबा फुले जी के दौर की हो, क्योंकि बाबा साहब अपनी संतानों को खो दिए क्योंकि उन्होंने समाज हित देखा और उस पर उन्होंने काम किया जिससे आने वाली पीढ़ियां, हमारे समाज के लोग यूनिवर्सिटियों में पहुंच सकें, विश्वविद्यालयों में पढ़ सकें। खासकर विश्वविद्यालयी शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण रहता है। तो इसमें आप बहुजन महापुरुषों का कितना योगदान मानते हैं जिससे आज ओबीसी, एसटी, माइनॉरिटीज़ हो, ट्राइबल्स हो, जो लड़कियां यूनिवर्सिटियों में पढ़ रही हैं, इस पर आप डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं, तो बाबा साहब का आप क्या योगदान मानते हैं इस पर? देखिए, बाबा साहब का और बाकी सारे ही महापुरुषों का बहुत योगदान रहा है आज हम लोग के यहाँ पढ़ने में। क्योंकि सबसे पहली बात तो जागरूकता की आती है कि मैं जिस जाति से आता हूँ या जिस समाज से आता हूँ, तो हम लोग के समाज में पढ़ाई को उतनी प्राथमिकता दी ही नहीं जाती थी। आज से 2 पीढ़ी पहले, 3 पीढ़ी पहले, 50 साल पहले ये लोग कुछ एक ऐसे काम कर रहे होंगे, ये लोग पढ़ाई पे उतना जोर नहीं रहता था, या तो खेती कर रहे होते और इनके अन्य जातिगत काम रहे हैं तो उन पे ही काम करते थे, शिक्षा का अर्थ ही नहीं समझते थे। अभी जब बाबा साहब का मिशन आया, उसके बाद काशीराम जी आए, मुलायम सिंह जी की सरकार बनी, लगातार जो एक एक करके बहुत सारे छोटे छोटे सामाजिक परिवर्तन हुए। उन सामाजिक परिवर्तनों से हुआ ये कि हम लोगों को शिक्षा का महत्व समझ में आया और उस शिक्षा के महत्व की वजह से हम लोग के जो पिछली पीढ़ियां थी उन्होंने ये समझा कि हाँ, स्कूल भेजना भी ज़रूरी है, पढ़ाई के लिए विश्वविद्यालय जाना भी ज़रूरी है। केवल खेती करते करते हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। जैसा कि बाबा साहब ने कहा था कि कल्टीवेशन ऑफ माइंड जो है वो अल्टीमेट गोल होना चाहिए ह्यूमन एग्जिस्टेंस का, तो उसको समझने के लिए इन सब का योगदान रहा है और उसी योगदान को समझने के तहत हम लोग आज विश्वविद्यालय में खड़े हैं। क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम विराट शेखर है और हम यहाँ पे ग्रेजुएशन कर रहे हैं और हमारा जो है कि लास्ट ईयर चल रहा है। यूनिवर्सिटी कैसी लग रही है आपको यूनिवर्सिटी में पढ़कर? यूनिवर्सिटी में पढ़ के तो बहुत मज़ा आ रहा है, मतलब क्या बताया जाए, ऐसा हमने कभी देखा नहीं था और बहुत सौभाग्य की बात है कि हम यहाँ पे आए और पढ़ रहे हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय में आप पढ़ रहे हैं, किस ज़िले से हैं? हमारा ज़िला मऊ पड़ता है। अच्छा, मऊ से आप आए हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं। यहाँ पे आपको तमाम आने में, यहाँ पढ़ाई करने में तमाम समस्याएं आई होंगी, तो क्या आपको अच्छा लगा और क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा, इसको आप थोड़ा बताइए। समस्याएं तो काफ़ी आती हैं, जैसे कि एडमिशन ही पहले नहीं हो पाता है, सबसे बड़ी समस्या तो ये है। क्योंकि हम थोड़ा सा कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कहना पड़ता है, छोटी जाति से आते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। छोटी नहीं, वो लोगों की मानसिकता, वही लोगों की मानसिकता ऐसी बन गई है, लेकिन हम तो ऐसा नहीं मानते। तो ये सबसे बड़ी समस्या थी और यहाँ पे एडमिशन जल्दी हो नहीं पाता है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो खामियां रहती हैं, अभी भी हैं और यही सब समस्याएं आती हैं। बाबा साहब ने जो राइट्स दिया है, संविधान दिया है, उसमें सबको समान अधिकार है और हमें
जीने के लिए, खाने के लिए ये स्वतंत्रता है, ये छोटी नहीं है। आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस करिए, गर्व करिए। जी, जी। हाँ, ये वही वो चीज़ तो हम समझ रहे हैं ना, लेकिन बाकी कुछ लोग हैं जो उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। वही चीज़ तो समझाना है। देखिए, जैसे कि सबसे ज़्यादा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं को सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता का अधिकार दिलाया। जैसे पहले की महिलाएं थीं, उन लोग को बाहर ही नहीं निकलने दिया जाता था, पढ़ना तो दूर की बात है। तो उन्होंने अधिकार दिलाया उनको, कम से कम वो बाहर निकली और पढ़ी और आज बहुत बड़े-बड़े ओहदे पे पहुंच रही हैं। तो ये काफ़ी उनका मतलब अच्छा संघर्ष था और ये संघर्ष करने में उनका घर परिवार पूरा चला गया, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि हमारा भले ना कुछ भी फ़ायदा हो पाए, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं, आने वाली पीढ़ियां हैं, इनका नुकसान नहीं होना चाहिए। इन्होंने बहुत बड़ी बात कही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का, खासकर महिलाओं के राइट्स के लिए, वो भी समानता का अधिकार देने के लिए बाबा साहब ने बहुत संघर्ष किया। हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं को भी बराबरी का अधिकार मिला और आज महिलाएं डॉक्टर, इंजीनियर हर क्षेत्र में अपना भागीदारी सुनिश्चित कर रही हैं। इस पे हमारे साथ, क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम रवि है। मेरा लखनऊ यूनिवर्सिटी से इसी साल MA ज्योग्राफी डिपार्टमेंट से कंप्लीट हुआ है। बेसिकली मैं अम्बेडकर नगर का रहने वाला हूं, लेकिन काफ़ी समय से लखनऊ में ही शिक्षा दीक्षा का कार्यक्रम चल रहा है। ठीक है, इन्होंने जैसा कहा कि बाबा साहब का योगदान जो है महिलाओं को समान अधिकार देने का, उन्होंने हिंदू कोड बिल के माध्यम से लगातार संघर्ष किया और आज महिलाएं अपने प्रतिभाओं का निखार कर रही हैं। और हम जैसे लोग यहाँ भी, आप जो यूनिवर्सिटियों में पहुँच रहे हैं, तो इस पे आप क्या, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? जैसे महिलाओं के लिए बाबा साहब ने जो संघर्ष किया, उस विषय को महिलाओं के बीच में पहुँचने में हमें लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा उस लेवल पे नहीं पहुँचना जितना पहुँचना चाहिए पहुँचा। इस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, बाबा साहब अम्बेडकर का जो मूवमेंट और मिशन है वो सामाजिक न्याय के लिए है और व्यवस्था परिवर्तन के लिए है। बाबा साहब शिक्षा का महत्व तो जानते थे। जितने भी लोगों ने इस संसार में परिवर्तन लाया है, चाहे वो सामाजिक हो या राजनीतिक हो, किसी भी रूप का, उसमें सबसे पहला जो उन्होंने अपने आप को हथियार बनाया है वो एजुकेशन को बनाया है। महात्मा ज्योतिराव फुले जब पढ़े लिखे तभी उनके अंदर सामाजिक चेतना जगी। बाबा साहब अम्बेडकर इतने पढ़े लिखे थे उस समय में, DSc की डिग्री उनके पास थी, 3 विषयों में PhD थी, लेकिन उन्होंने भी ज्योतिबाराव फुले को अपना राजनीतिक गुरु माना। क्यों? क्योंकि ज्योतिबाराव फुले एक ऐसे व्यक्ति थे कि उन्होंने जब अपनी पढ़ाई की तो सबसे पहले उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया, एक महिला को पढ़ाया। उन्होंने जब अपना स्कूल खोला तो वो महिलाओं के लिए स्कूल खोला। तो इससे बाबा साहब अम्बेडकर प्रेरित होते हैं और उन्होंने देखा भी है कि भारत के अंदर जो कास्टिज्म है वो सिर्फ जो जाति डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, उसके अंदर जो महिलाएं हैं उनके साथ नहीं है। जो अपर कास्ट में जो महिलाएं हैं, जो चाहे भारत की महिलाएं किसी भी वर्ग में रही हैं, उनके साथ भेदभाव हुआ ही है। अगर सवर्ण वर्ग से है, उच्च जाति से है, तो उसके साथ भेदभाव है, वो दूसरा दोहरा भेदभाव है एक तरीके। लेकिन अगर वो अस्पृश्य वर्ग से है या 4th वर्ण व्यवस्था के आधार पर 4 वर्ण, तो वो तो वर्ण व्यवस्था के आधार पर साथ जातिवाद है, प्लस उसके बाद महिला उसके आधार वो दोहरी गुलामी का शिकार है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बात को जो है संज्ञान में लिया और जो व्यवस्था दी, महिलाओं को विशेष व्यवस्था दी। जब मैं एक चीज़, अभी एजुकेशन पे बात हो रही है, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा। जब लोकतंत्र स्थापित हो, जब वोट का राइट आया, तो दुनिया जहाँ पर डेमोक्रेसी स्टार्ट हुई, वहाँ पे भी महिलाओं को वोट का राइट नहीं था, पुरुषों का था। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने देश में कहा नहीं, जितनी हिस्सेदारी पुरुषों का है उतनी हिस्सेदारी महिलाओं की भी होना चाहिए। तो ये जो बाबा साहब का जो नज़रिया था, इसको कंट्री के अंदर प्रमोट नहीं किया गया है, एजुकेशन के स्तर पर प्रमोट नहीं किया है। मुझे अफसोस है कि राजनीतिक दलों ने भी नहीं प्रमोट किया है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने मैटरनिटी लीव का प्रावधान किया तो क्या सिर्फ SC ST या अनटचेबल वर्ग की महिलाओं के लिए नहीं किया, समाज के हर वर्ग की महिलाओं के लिए किया। अगर उनको नौकरियों में हिस्सेदारी दी तो समाज के हर वर्ग के लिए अधिकार दिया। तो मैं ये कहना चाहूँगा, बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत बड़ा नज़रिया था। आज ग्लोबल वर्ल्ड है, आज दुनिया इकोनॉमी में बढ़ रही है। UN का भी कहना है कि भारत की महिलाएं अगर इकोनॉमिक फील्ड में आगे आती हैं, जो है एजुकेशन में आगे आती हैं, तो भारत की GDP डबल वर्ल्ड में रहेगी। तो ये मेरा जो है ओपिनियन है, कहना कि इसको लोगों को समझने की ज़रूरत है। जहां भारत के अंदर ये है कि बेटियां आगे नहीं जा सकती हैं, पढ़ नहीं सकती हैं, वहीं डॉक्टर अंबेडकर का नज़रिया इतना दूरदृष्टि का था कि उन्होंने जो है उस समय में भी मैटरनिटी लीव जैसे चीज़ों को अधिकार दिया। और दूसरी चीज़ ये भी कहा कि डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ इस आधार पर नहीं हो सकता कि कोई खड़ा है तो वो भेदभाव का तरीका है या उसके साथ नहीं बोले। जो
एक कहा जाता है कि भारतीय कल्चर में महिलाओं को बहुत बड़ा सम्मान मिला, मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ। वो घर के चार दीवारी के अंदर बंधी हुई है तो वो उसको देवी का, देवता का या जो भी मान सम्मान है, बहुत अच्छी बेटी है, बहुत अच्छी बहू, लेकिन अगर उस चार दीवारी को बाधा को तोड़ कर अगर एक कदम घर के बाहर निकलती है तो वो उससे बड़ा दुष्ट और उससे बड़ा जो है जो कल्चर का विरोधी करने वाला कोई नहीं है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इस मानसिकता को तोड़ा, उनको उतना अधिकार दिया जितना पुरुषों को होना चाहिए, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो सर्विस हो, ETZ A to Z किसी भी फील्ड का हो। और मुझे ये कहने में बिल्कुल भी कुरोहित नहीं है कि आज का जो जागरूक तबका है, चाहे वो पेरेंट्स हुए या एक भाई को एक बहन को प्रमोट करना चाहिए, एक हस्बैंड को एक वाइफ को प्रमोट करना चाहिए। आज के जनरेशन में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं तो उनको भी एक दूसरे का सपोर्ट समर्थन करना चाहिए। तो जितना पेरेंट्स एक लड़के को सपोर्ट देंगे, अगर उतना लड़की को भी सपोर्ट देंगे। तो मैंने एक बार अपने स्कूल में सुना था, कोई बहुत बड़े सीनियर व्यक्ति आए हुए थे, वक्ता थे, तो उन्होंने कहा कि अगर लड़का पढ़ता है तो सिर्फ एक घर की तरक्की होती है, अगर लड़की पढ़ती है तो दो घर की तरक्की होती है। वो अपने मायके की भी तरक्की करती है और जहाँ विवाहित होकर जाती है वहाँ भी तरक्की करती है। तो हमारा परसेप्शन ऐसा होना चाहिए। और यूनिवर्सिटी में जो लड़कियाँ आएँ उनसे भी सबको जो है लड़की लड़के को एक साथ बात व्यवहार करनी चाहिए, दोस्ती करनी चाहिए। उनका सोचने समझने की क्षमता कैसी है, हमारी कैसी है, ये आपसी तालमेल होगा और जो तभी एक नेशन अच्छा हो सकता है। अगर हम चाहे आप जितने भी डेवलप कंट्रीज़ देख लीजिए, वहाँ पे वो महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा है। हमारा देश बहुत अच्छा है, महिलाओं को मान सम्मान दे रहा है और यहाँ की महिलाएं आगे बढ़ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी में, अर्थव्यवस्था में उनका हिस्सेदारी कम है। इसको किस तरह से हमें बढ़ाया जाए, ये जो है आज के युवा पीढ़ी की भी जिम्मेदारी है, इंटेलेक्चुअल्स की जिम्मेदारी है, यूनिवर्सिटियों में उनको कैसे प्रमोट किया जाए, इन सब की जिम्मेदारी है। तो मेरा इसको लेकर इतना ही कहने का उद्देश्य है। बाकी और जो कुछ भी चीज़ें होंगी सभी से सलाह लेकर, मशवरा लेकर जो महिला और पुरुष को कदम से कदम मिला। अच्छा, आप भावना आहत गैंग से डरते तो नहीं हैं? हम किसी से नहीं डरते। अच्छा, ठीक है। तो आपने एक बहुत बड़ी बात कही, क्योंकि जब शिक्षा की बात हो, खासकर महिलाओं की शिक्षा की बात, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का योगदान रहा। उन्होंने हिंदू कोड बिल के माध्यम से संघर्ष किया। लेकिन आपने जब एजुकेशन की बात हो रही हो तो ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले का जिक्र ना हो तो ये कहीं ना कहीं बेईमानी होगी। और आपने बड़ी बात कही कि ज्योतिबा फुले जी ने खासकर महिलाओं में जो शिक्षा की नई उम्मीद जगाई। तो मुझे लगता है कि आप इस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि जैसे सरस्वती को ये परिभाषित किया जाता है कि सरस्वती का पूजा करने से शिक्षा आ जाएगा, कि या आप जो है माता सावित्रीबाई फुले का किसका ज़्यादा योगदान मानते हैं? देखिए, मैं जो कहना चाहूँगा, जो सरस्वती की जो बात होती है, भारतीय धार्मिक व्यवस्था में सरस्वती क्या है मुझे आज तक नहीं पता। बस मैंने उनका फ़ोटो देखा हुआ है, उनकी रचना कैसी है, और उनका बस सुना है कि सरस्वती जो है शिक्षा की देवी है। लेकिन वास्तविकता क्या है, शिक्षा के प्रति उनका अपने जीवन में जब वो रहेंगे क्या योगदान है, मैंने आज तक कभी नहीं सीखा। लेकिन माता सावित्रीबाई को अगर हम पढ़ते हैं, देखते हैं, तो वो भारत की नहीं दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रेरणादायक महिला इसलिए हैं क्योंकि वो जब वो अपने घर से पढ़ाने के लिए निकलती थी तो लोग उनके ऊपर कीचड़ फेंकते थे, पत्थर मारते थे, इसलिए क्योंकि वो महिला होकर धर्म के विरोध में काम कर रही है, पढ़ाने का काम कर रही है। तो उन्होंने जो काम किया है कि वो देवी देवता तो एक बहुत छोटी चीज़ है, देवी तो धार्मिक व्यवस्था तो ऐसी है कि उस पर सवाल ना किया जाए, जानने की ज़रूरत नहीं, बस मानो। लेकिन माता सावित्रीबाई ने जो सिद्धांत दिया है, जो काम किया है, वो जानने और समझने की ज़रूरत है। तो मेरा सभी लोगों से ये उद्देश्य है कि जो है धार्मिक एक विश्वास है, उसको जैसे जिसको मानना हो माने, लेकिन माता सावित्रीबाई फुले की और सरस्वती जी की तुलना नहीं की सकती, क्योंकि माता सावित्रीबाई फुले बहुत बड़ी, बहुत उनका कोई तुलना ही नहीं है कि विषम परिस्थितियों में उन्होंने काम किया, आज करोड़ों महिलाएं बढ़ी। तो अगर देवी देवता पे मेरा बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं है, अगर लोगों को इस बात को देवी देवता पे बिलीव अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, मैं किसी भी रूप में, लेकिन माता सावित्रीबाई फुले के योगदान को और खासकर बाबा साहब अम्बेडकर के योगदान को, जो महिलाओं की शिक्षा के लिए संघर्ष है, उसको महिलाओं को जानना आवश्यक। मैं ये कहना चाहूँगा, भारत के शैक्षिक व्यवस्था में माता सावित्रीबाई का चैप्टर जो है वो इंक्लूड करना चाहिए। तब जाके इस देश को पता चलेगा कि इस देश में महिलाओं के प्रति शिक्षा को जगाने का काम किसने किया है।
सरस्वती जी ने किया है कि माता सावित्रीबाई फुले ने किया है। समाज बौद्धिक हो रहा है, आगे होगा, वो अपने आप खुद इस बात का मूल्यांकन कर लेगा। और रही बात आहत गैंग की, आपने जो बात की है, तो आहत भावनाएं उसी की होती हैं जिसके पास दूसरे का जवाब नहीं होता। जो तर्कवान होता है, जो शीलवान होता है, जो विवेकशील होता है, वो तर्क के आधार पर अपनी बात का जवाब देता है। और जिसकी भावनाएं आहत होती हैं, आहत हो, हमसे आके बातचीत करे, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं हर परिस्थिति में किसी भी देवी देवता की मान्यता को नकार के माता सावित्रीबाई फुले को प्राथमिकता दूंगा पहले, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है वो संसार में अनुकरणीय है, वो वास्तविकता है। उनको बेसिक एजुकेशन से लेकर जो है उच्च एजुकेशन और पीएचडी और रिसर्च के स्तर पर सभी क्लासों में उनको पढ़ाया जाना चाहिए, तब लोगों को पता चलेगा कि शिक्षा में उनका क्या योगदान है। धन्यवाद रवि जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। तो मैं आज लखनऊ विश्वविद्यालय में था और बातचीत किया, इससे ये निकल के आता है कि जो हमारे महापुरुषों ने ये संघर्ष किया, जिससे आज यूनिवर्सिटियों में ओबीसी SC ST माइनॉरिटीज़ जो महिलाएं खासकर पहुंच रही हैं और जो शिक्षा प्राप्त कर रही हैं और हर फील्ड में अपनी अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही हैं, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। और अनेक जनपदों से चल के यूनिवर्सिटियों में खासकर विश्वविद्यालयी शिक्षा अर्जित करना एक किसान वर्ग के लिए, गरीब के लिए और खासकर पिछड़े दलितों के बच्चों के लिए एक बहुत ही संघर्षपूर्ण रहता है। तो ये यूनिवर्सिटियों में पहुंचकर शिक्षा अर्जित कर रहे हैं। हमने बातचीत किया और आगे भी बात करते रहेंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय भीम।